ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 18 विच इज कर्व्ड ग्राफ्स। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है डिटेल में, वो उसका पहले थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। हम लोगों ने कर्व्ड ग्राफ से आइडिया हो रहा है कि हम लोग क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक उस तरह की चीजों में जा रहे हैं। और हमें कुछ चीजें जो कि ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई वैल्यूज ओवर चेंज इन एक्स वैल्यूज, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हम लोग इस तरह से जो है वो ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर वो ग्रेडियंट इस तरह से होगा स्लोप तो ये पॉजिटिव है, अगर ग्रेडियंट इस तरफ से होगा तो नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा होता है। और जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है जहाँ पे एक दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये कब मिलता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में ज्वाइन करती हैं और वो दोनों, ये जो दोनों का आंसर हम लोग किस तरह मिलता है, हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है। अगर उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, जब वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। पर अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन जैसे ये हैं, ये दोनों इक्वेशन है, अगर इनको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे तब भी आंसर जो हमें मिलेगा एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट वो भी यही सेम होगा। क्योंकि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं। 18.1 पे हम लोग देखने लगे हैं कि ड्राइंग द क्वाड्रेटिक कर्व्स द पैराबोला। और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। हम लोगों ने ये देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, वो ऐसी इक्वेशन होती है जिनकी हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होती है। यानी कि थ्री, अगर हमारे पास कोई भी टर्म है उसके अंदर x की पावर जो भी हाईएस्ट होगी, अगर स्क्वायर हाईएस्ट पावर है तो ये उस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है। ठीक है। अब हमारे पास ये टेबल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कि x हमारे पास -3 है, y जो है अगर एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसका -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 9 आ जाएगी y की हमारी वैल्यू। x जो है वो अगर हमारे पास -2 है और x का स्क्वायर निकालना है तो -2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास टेबल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फ्रॉम -3 टू 3। x की वैल्यूज जो है वो रेंज करी है -3 से लेकर 3 तक। और हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इस फॉर्मूला को यूज किया है। हर एक एक वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं और वो हमारे पास y की वैल्यू आती है। जब हम लोगों ने इस टेबल को यूज करके ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरह की ग्राफ की लुक आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो इस तरह की शेप जो है ये पैराबोला शेप है। पैराबोला शेप का क्या मतलब होता है कि ये इस तरह से एक सर्कुलर या एक बाउल शेप्ड इस तरह की में लुक आ रही है। और अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो क्या होगा, पैराबोला बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी पर उनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। जब साइन ऑपोजिट हो जाएगा तो वो इस तरह से उसकी मिरर डिफेक्ट आएगा। तो ये हमारे पास फेस जो है वो उसकी डाउनवर्ड शेप आ जाएगी। अगर वो ऐसे अपवर्ड फेस होगा इस तरह से तो हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड फेस होगा या हिल शेप होगी, देखो हिल ऐसे होती है ना, हिल की तरह का शेप होगा तो हम लोग उसको कहेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सैड। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि अगर ऐसा फेस होगा ये सैड फेस है, और सैड फेस कब होती है, जब नेगेटिविटी होती है। और हैप्पी फेस कब होता है, हैप्पी फेस तब होता है जब पॉजिटिव होता है इंसान। तो इस तरह से भी इसको याद किया जा सकता है। बाकी अपना वे होता है इंसान का। उसके अलावा कुछ चीजें और भी होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए एक लाइन में। अब हमें एक पता होनी चाहिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, एक हमें पता होना चाहिए टर्निंग पॉइंट के बारे में, एक हमें पता होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर एक पैराबोला है वो ऐसे कट कर रहा है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, जो इसके बिल्कुल इसको हाफ कर देगी। अभी भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, पर लेट्स से ये बिल्कुल अगर इसको हाफ कर रही है, सीधी लाइन बनाते हैं। ये देखो, ये जो है लाइन, ये दोनों को इक्वल पोर्शन में कट करी है। जब क्योंकि ये इक्वल पॉइंट पोर्शन में कट करी है तो हम इसको कहेंगे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर रीड भी कर ले, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द लाइन व्हिच डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स। टू सिमेट्रिकल हाफ्स, एक सिमेट्री ये है, एक ये दोनों जो है सेम है। In the two graphs above, y is equal to x, y axis यानी x is equal to 0 is the axis of symmetry। यहाँ पर जो ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, y एक्सिस वाली लाइन है, यानी x is equal to 0 वाली लाइन है। इसको देखो, ये वाला ग्राफ देखें,
तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो बिल्कुल इसके सेंटर में अगर वैल्यू लाइन आ रही है ना, वो वाई एक्सिस की ही लाइन आ रही है, पर लास्ट में नहीं है, हर क्वेश्चन में यही हो। मैं एक बनाती हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए। लेट्स से ये हमारी वाई और वो वाली एक्सिस थी, और मेरा जो कर्व है वो ऐसा बना है। डेफिन अब जो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो ये होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है अब ये वाली लाइन है। अब ये लाइन सिमेट्री क्या है? अगर लेट्स से ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। तो अब y इज इक्वल टू 4 जो है, सॉरी y इज इक्वल टू 4 नहीं, x इज इक्वल टू 4 जो है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये दोनों तरफ के उनके हाफ में आई है। और टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद हमारा पैराबोला हाफ होके अगले कर्व पे चला जाता है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? 0 0, क्योंकि 0 ये y एक्सिस भी 0 है, x एक्सिस भी 0 है, जहाँ पे कट कर है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, लेट्स से ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही होता है। तो 4,2 जो है, ये इसका क्या है? टर्निंग पॉइंट। ठीक है। और अगर हमारे पास पैराबोला की शेप अपवर्ड्स होगी, हैप्पी फेस होगी, एक्स स्क्वायर वाली होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये वाली वैल्यू को हम लोग, जो टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमा, ये मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा इसके नाम है। मिनिमम, मिनिमा, लोकल भी साथ लगा लेते हैं अक्सर। तो ये होता है। और अगर इसकी फेस इस तरह हो, नेगेटिव एक्स स्क्वायर की तरह फेस हो, तो इसको इसको कहेंगे ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम या मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा, इसको ये कहेंगे। ठीक है। इस तरह से ये इसकी शेप होती है और ये एक्सिस सिमेट्री चल रही होती है। इज एवरीथिंग क्लियर? Complete the following table of values and plot the graph on the same set of axes. Use the value of -8 to 12 on the y-axis. Remember that if you square a negative number, the result will be positive. If using your calculator, place brackets around the negative. यानी कि अगर लेट्स से हमारे पास ये वाली वैल्यू है -x² + 1 है, तो इसको कैसे करना है? यानी माइनस लिख के हमने वैल्यू जो है वो -3 है, तो ऐसे लिखना, माइनस को -3² + 1, ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में आपने वो जो है कैलकुलेटर पे लिखना है। अच्छा, हमारे पास -8 से लेकर 12, यूज द वैल्यूज ऑफ -8 to 12 ऑन द y एक्सिस। ओके, तो हम लोगों ने, हमें x की वैल्यूज दी है उससे -3 से 3। अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। मैं -3, 0 और 3 वाला कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है। तो y इज इक्वल टू x² + 1 है, तो y इज इक्वल टू -3² + 1। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा? -3², 9, 9 + 1 इज गोइंग टू बी 10, so this will be 10। इसी तरह y इज इक्वल टू 0² + 1, 0 + 1 विल बी 1, तो ये आ गया। लास्ट वाला जो है y इज इक्वल टू 3² + 1, तो y इज इक्वल टू 9 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10, दिस विल बी 10। अब इस तरह ही मैं बाकियों के बिना -3, 0 और 3 के ही जो है वो बाकियों के लिए भी मैं ये सॉल्व कर देती हूँ। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² + 3, और हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू -3² + 3, तो ये बन गया हमारे पास 9 + 3, दैट विल बी 12। इसी तरह y इज इक्वल टू 0² + 3, तो दैट विल बी 3। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 3² + 3, दैट विल बी अगेन 12, 9 + 3 12। अब फर्दर करते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x² - 2, अब मैं ये c वाला कर रही हूँ। तो y इज इक्वल टू 3² - 2, तो 9 -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 - 2 इज 7। अपना माइक म्यूट कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया 7। फिर दिस विल बी 0² - 2,
तो दैट विल बी 0 स्क्वायर विल बी 0, 0 माइनस 2 विल बी -2, तो ये हमारे पास आ गया -2। इसी तरह यहाँ पे ये 3 स्क्वायर -2 है 9, 9 माइनस 2 इज गोइंग टू बी 7, so this will be 7। ओके, अब डी पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू -x² + 1। तो -x² क्या है हमारे पास, माइनस के बाद यहाँ पे दोबारा -3² लिखना है, ऐसे लिखना है कैलकुलेटर में भी। तो दिस विल बी -9 + 1। तो -9 + 1 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास -8, 1 - 9 इज गोइंग टू बी -8। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू -0² + 1। तो ये -0 + 1 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, y इज इक्वल टू -3² + 1 जो है ये भी हमारे पास बन जाएगा -9 + 1 विच विल बी इक्वल टू -8। ये वाला पार्ट देखें तो y इज इक्वल टू 3 - x² है, तो दिस विल बी 3 माइनस -3²। तो 3 - 9 हो जाएगा, 3 - 9 विल बी -6। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 - 0² करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। और y इज इक्वल टू 3 - 3² करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 9 विच विल अगेन बी -6। ऐसे मैंने ये सारा कर दिया। क्वेश्चन है फिर व्हाट हैपेंड टू द ग्राफ व्हेन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म चेंजेस। अगर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म चेंज करेगी तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है जो भी चीज होती है। यानी कि अगर हम लोगों ने कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज कर दिया, लाइक लेट्स से x² + 1 से हम लोगों ने x² + 3 कर दिया है, इससे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म चेंजेस करने के कि जो ग्राफ है, ग्राफ विल मूव ऑन द y एक्सेस। यानी लेट्स से अगर हमारे पास पहले थी लाइन ऐसी, अगर लेट्स लाइन की बजाय मैं ना पहले लाइन से समझाती हूँ। अगर ये x² + 1 होता और x+3 होता और x+1 होता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये x² हो, तो अगर ये ग्राफ में पहले होता लेट्स से इस तरह का, ये x+1 पे, दिस इज x+1। जब x+3 कर देना तो वो सेम लाइन रहती, लाइन चेंज ना होती, लाइन सेम रहती पर वो थोड़ा सा ऊपर हो जाती। अब x+3 पे लेट्स से यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे ये 2 था, ठीक है, अब ऐसे चेंज आएगी। तो सिमिलरली अब लेट्स से हमारे पास अब लाइन जो थी वो कर्व था x+1 पे, तो लेट्स से वो कर्व ऐसा था, ऐसा था x² + 1 पे, ठीक है। और अब x² + 3 अगर हम लोगों ने किया है तो वो ऐसे हो जाएगा, कर्व सेम रहेगा पर क्या है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ x² -7 तो वो हो सकता है इधर हो जाए, ठीक है, x² -7। और उसकी लुक वही रहेगी, शेप वही रहेगी, शेप नहीं चेंज होगी, ग्राफ विल मूव ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो दैट्स हाउ व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा मैच ईच ऑफ द 5 पैराबोलास shown here to its equation. These equations are all in the form y is equal to -x² + c, where c is the constant term. The constant term is the y-intercept of the graph in the each case. y is equal to 4 - x²। सबसे पहले क्या करना है, इन सबको रीअरेंज करना है, जो जो रीअरेंज नहीं है सारों को किस फॉर्म में लेकर आना है, y is equal to mx + c की फॉर्म में। mx + c यहाँ पे x जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, पर पहले हम लोगों ने x² वाली टर्म पहले लेकर आनी है। पहले x² वाली टर्म, फिर x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x² की टर्म और कांस्टेंट टर्म है, तो x² की टर्म्स पहले लेकर आनी है। तो यहाँ है y इज इक्वल टू 4 - x², तो ये क्या बन जाएगा, -x² + 4। ये x² पहले है, ये x² पहले है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x² + 2, यहाँ पे भी x² पहले ही है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है ना, हम उनको देख लेते हैं। एक हमारे पास b है और एक हमारे पास c है। यहाँ पे भी x नेगेटिव है, इसमें भी x नेगेटिव है और इसमें भी x नेगेटिव है, सिर्फ b और c है जिसमें x पॉजिटिव है। तो अब हम लोगों ने इस तरह वाली शेप आइडेंटिफाई करनी है। एक तो हमारे पास a है जो कि पॉजिटिव शेप है, और एक हमारे पास b है जो कि पॉजिटिव शेप है, ठीक है। तो
अब इन दोनों में से हमारे पास कौन सी सही है? अब ये जो -4 वाली है वो देखो यहाँ पे कट करिए y इंटरसेप्ट में, तो ये वाली वैल्यू जो है b वाली वैल्यू, हम इसको ये वाला कर्व दे देंगे, यानी ये जो x स्क्वायर -4 है वो हम इसको कह देंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर -4, ठीक है। और जो x स्क्वायर +2 है वो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे y इंटरसेप्ट पे ही जाके मिली है, तो दिस विल बी y इज इक्वल टू x स्क्वायर +2। ओके, इससे हमने ये दोनों आइडेंटिफाई कर ली, b और c आइडेंटिफाई हो गई हैं। b जो है वो हमारे पास एक्चुअल में b निकला और c जो है वो हमारे पास a निकला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डाउनवर्ड वाली। अब हमारे पास ये तीन डाउनवर्ड वाली हैं, एक -x स्क्वायर +4, एक -x +2 और एक -x -2। तो डेफिनेटली जो -2 -x स्क्वायर -2 है, सबसे नीचे वाली ब्लैक वाली लाइन, दिस इज गोइंग टू बी e, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -2। तो e की वैल्यू आंसर जो है वो दैट विल बी e। तो उसके अलावा एक ये हमारे पास जो अगर इसकी क्या इक्वेशन होगी, -x स्क्वायर एक सेकेंड +4, ठीक है, -x स्क्वायर +4। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -x स्क्वायर +4 विच इज आर a, ये a वाली। तो ये जो c की वैल्यू है, c वाली, ये a को मिल जाएगी। उसके बाद e भी हमने कर लिया और d हमारे पास रह जाता है लास्ट। जो बाकी रिमेनिंग कौन सी हमारे पास एक रिमेनिंग रह गई है, जो हमारे पास एक रिमेनिंग रह गई है ब्लू वाली लाइन, दिस ब्लू वन, ये ब्लू वाली जो है इसकी ये इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर +2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है दैट विल बी डी ही बनती है मेरे ख्याल है इसका, जी, ये डी वाली ही वैल्यू इसकी डी है। तो आंसर्स क्या बने, मैं यहाँ साइड पे आंसर लिख देती हूँ। ये सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है और फिर ई है, ठीक है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज इसको देखेंगे हम लोग और मैच कर रहे होंगे। जो कांस्टेंट टर्म है वो y इंटरसेप्ट को शो करा रही है। इक्वेशंस इन द फॉर्म, यहाँ पर जो है हमारे पास 18.1 एक्सरसाइज जो होती है वो यहाँ पे फिनिश होती है।